ओके, हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र एक्सपायरी का दिन और मार्केट रखेंगे इस बार स्क्रीन पर। निफ्टी 24,854 के लेवल पर, 24,850 से लेकर 24,900 तक का इंपॉर्टेंट लेवल कल से इसी लेवल्स पर होवर करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी सिरदर्द बना हुआ है, लगातार इसमें प्रेशर। आज भी देखिए डेज लो के आसपास बैंक निफ्टी फ्लैट 54,134 के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप्स में फ्लैट कारोबार और स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो वहां पर भी थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। एक बार ब्रेथ रखेगा स्क्रीन पर ताकि दर्शकों को समझ में आए कि मूड माहौल रसाकसी देखने को मिल रही है। फिर भी झुकाव जो है वो चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ। 1411 ऐसे स्टॉक जहां पर खरीदारी क्योंकि रसाकसी का माहौल है मार्केट में। अब सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो बैंक निफ्टी बैकफुट पर, थोड़ा ऑटोज में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। साथ ही मेटल फ्लैट कर रहे कल के शानदार रैली के बाद। आज थोड़ा एफएमसीजी पैक शुरुआत हालांकि धीमी हुई थी यहाँ पे, लेकिन फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ। और फार्मा में आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आईटी जो सबसे शुरुआत से ही आज के सत्र में मार्केट को संभालने की कोशिश में लगा है, 2.5% की तेजी लीड किया। इन्फोसिस ने बाईबैक की खबरें और मैक्सिमम जो लूजर्स अगर आप देखेंगे तो वो बैंक से नजर आएंगे, फाइनेंशियल से नजर आएंगे, साथ ही रियल्टी पैक से नजर आएंगे। लेकिन गेनर्स में सिर्फ और सिर्फ आईटी स्पेसेस से आपको स्टॉक्स दिखेंगे। लेकिन ऐसे मूड मॉल में क्या करना चाहिए, स्पेशली बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ सत्रों से सरदर्द बना है, उस पर क्या स्ट्रैटेजी, निफ्टी में अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, सब पे करते हैं चर्चा। हमारे साथ wavestrategy.com के आशीष कयाल जी मौजूद हैं। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और मार्केट 24,850 24,900 का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कब तक ब्रीच करेगा, कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल, क्लोजिंग कौन से लेवल पे होनी चाहिए जब मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स को? नमस्ते श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, बाजार आज से नहीं करीबन 4 महीने से इसी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो 15 मई को भी निफ्टी का जो लेवल देखा गया था, जो क्लोजिंग लेवल था, वो इसी के आसपास था और आज भी वहीं पे काम का चालू है। तो ओवरऑल बाजार रेंज में ही फंसा हुआ है। यहाँ मोमेंटम कोई भी डायरेक्शन में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी कोशिश कर रहा है तो बैंक निफ्टी में गड़बड़ है और आईटी सपोर्ट कर रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट भले ही आ रहा है, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। इसी के कारण, सेक्टर रोटेशन के कारण अभी यहाँ पर जो 890 का लेवल है, अगर निफ्टी 24,890 निकाल देता है तो मेरे ख्याल से फिर से ये 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो फिर से छू पाएगा। वहां पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो 25,000 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। और नीचे में जो सपोर्ट है, वो जो गैप एरिया आज क्रिएट किया है, करीबन 24,790 780 का निफ्टी पे सपोर्ट है। तो राय होगी, अगर आज के दिन ट्रेड करना है 24,890 को निकालने दीजिए। 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नीचे में स्टॉप लॉस आप 790 का लगा के रखिए। निफ्टी अगर गलती से 720 ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बन सकता है। रेंज में रहेगा ओवरऑल बाजार, ऐसा लग रहा है मुझे। रेंज में रहेगा, 24,890 ब्रीच करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। लेकिन 24,720 अगर ब्रीच करता है नीचे तो फिर मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट। लेकिन आशीष जी, आपने मेंशन किया कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा हरकतें हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, वहीं पे अवसर तलाशने चाहिए। तो कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए, कहाँ पे लगाना चाहिए हाथ? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पर ये स्टॉक ने बहुत समय से कंसोलिडेशन किया। आज के दिन में काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई इस स्टॉक ने। और अगर आप डेली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे देखें, तो ये बहुत बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लग रहा है। ये लंबी अवधि के अनुसार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉक 330 लेवल तक जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 300 रुपए का लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। दूसरा स्टॉक जो बाई साइड पे यहां पर नजर आता है वो है एफले इंडिया। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन आया, वॉल्यूम्स जबरदस्त पिकअप हुए, जो पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है अभी तक में। और यहां पर एफले इंडिया पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में आ रहा है 2150 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1970 का। ओके, 1970 का स्टॉप लॉस लगा के एफले इंडिया में खरीदारी की राय। अच्छा मोमेंटम डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, 5.5% आज के सत्र में ये ऊपर। और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है काफी बुलिश, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर खरीदारी की राय, 330 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है।
300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए फिलहाल ये 2 स्टॉक्स आप रख सकते हैं रडार पर। अब आगे बढ़ते हैं शो में और मिड कैप शेयरों का हाल जान लेते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, कौन लगार्ड्स में शामिल है, आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा। और क्योंकि आज आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी, तो मैक्सिमम स्टॉक्स आपको वहीं के दिखेंगे, रैमको सिस्टम्स, ई क्लर्क सर्विसेज, सोनाटा सॉफ्ट, साथ ही एम्फेसिस मिड कैप स्पेस से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3.5% की तेजी सारे काउंटर्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फार्मा शेयर जो मैं चर्चा भी कर रही थी, वहां पर भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में। ग्लेनमार्क फार्मा खबरों के बाद चढ़ गया 3% से ज्यादा, ग्लैंड फार्मा 1.5% और ग्रैन्युल्स इंडिया भी लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आज खरीदारी, जेटेक इंडिया चढ़ गया 12% से ज्यादा। इसके अलावा गैब्रियल देखें आप तो करीब 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रिकॉल 4% से ज्यादा उछला और वेरॉक इंजीनियरिंग भी लगभग 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। कहाँ गिरावट प्रेशर देखने को मिल रही है, रियल्टी स्पेस कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज फिर से मुनाफा वसूली का शिकार। डीबी रियल्टी टूट गया 2%, डीएलएफ लुडका लगभग 1% और महिंद्रा लाइफ स्पेस में भी 1% की गिरावट हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। और बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स नजर आएंगे, अगर उस पर चर्चा करें तो चलिए पहले चढ़ने वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। मिड कैप स्पेस से कौन से स्टॉक्स चढ़े हैं, ग्लेनमार्क फार्मा, कोफोर्ज, ओला इलेक्ट्रिक 0.5% की तेजी। ग्लेनमार्क में सबसे अच्छा मोमेंटम, आज 3% से ज्यादा, कोफोर्ज भी 2.5% चढ़ा, टाटा कॉम चढ़ गया 4%। तो मिड कैप के गेनर्स में शुमार। और लूजर्स में अगर बात करें तो जैसे कि न्यू एज स्टॉक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे, नाइका, पेटीएम 2.5% लुढ़का आज के सत्र में। भारत फोर्ज कल की शानदार रैली के बाद आज लगभग 2% की गिरावट का शिकार। और अशोक लीलैंड ऑटो स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1.5% ये लुढ़का आज के सेशन में। तो ये पूरा मिड कैप स्पेसेस से हलचल हमने आपके लिए रख दी। अब क्योंकि हम आईटी स्पेस की बात कर रहे थे और आईटी स्पेस में सबसे ज़्यादा मोमेंटम आज के सत्र में इंडेक्स ऑफ द डे है, आज का बोलबाला वहीं देखने को मिल रहा है और इन्फोसिस ने इसको लीड किया है। खबर यह है कि इन्फोसिस बाई बैक करेगा और इस पूरे खबर के बाद आईटी में आज रौनक है। लेकिन और डिटेल समझते हैं क्यों बाजार खुश है और क्या है बाई बैक की डिटेल, यतिन जी से समझते हैं। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून श्रेया। और सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो 3 साल के ब्रेक के बाद अब इन्फोसिस का बोर्ड परसों यानी सितंबर 11 को बायबैक के बारे में विचार करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम बायबैक की बात करें तो पिछले 3-4 बार जब कंपनी ने बायबैक किया है तो उसकी साइज टिपिकली 8-9 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में जो पिछला बायबैक हुआ था 3 साल पहले, उसमें 1850 के आसपास कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। इसके पहले 21, 19 और 2017 में कंपनी ने बायबैक्स अनाउंस किए जिसका टिपिकल साइज 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ से लेके 13-14 हज़ार करोड़ तक गया है। Q1 की परिस्थिति की बात करें तो इन्फोसिस के पास आज की डेट में कैश और कैश एक्विवेलेंट्स 45,000 करोड़ से ज़्यादा है। इनफैक्ट एनालिस्ट लोगों के हिसाब से बायबैक की साइज 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ के बीच रह सकती है, क्योंकि टिपिकली 25 से 30% के आसपास इन्फोसिस अपने कैश का इस्तेमाल करता है। और ऑब्वियसली मार्केट प्राइस की बात करें तो 20 से 25% प्रीमियम पे टिपिकली ये बायबैक होता हुआ आपको नजर पड़ता है। ऑब्वियसली सेबी के जो नए अधिनियम है उसके लिए अगर आप देखें तो टेंडर बायबैक रूट के जरिए ही बायबैक अनाउंस हो सकता है। ओपन मार्केट का बायबैक जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्या होगा शेयर में, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं स्टॉक में 4% का सेंटिमेंटल अपटिक है, स्टॉक के वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो 5 साल के जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी अपसाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कंपनी किस तरीके से आगे जाके M&A में अपना निवेश बढ़ाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कैसे बढ़ाएगी, तो कैश के आगे जाके यूजेस पे भी अब एनालिस्ट लोगों को लगता है कि चीज़ें अब इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कंसेंसस टारगेट प्राइस जो है सबसे ज़्यादा वो 2000 के ऊपर है। और अगर हम बात करें बड़ा अनुमान, जो एवरेज अनुमान है वो 1740 रुपये के आसपास ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट दिखाई दे रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस से 20% की अपसाइड आपको दर्शाता है। 12 महीने का फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन कंपनी का भी 20 टाइम है, जबकि 5 साल का एवरेज 25 टाइम का पी है। और अगर हम बात करें इस साल के परफॉर्मेंस की तो इन्फोसिस का शेयर ईयर टू डेट हो या पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस हो, 24 से 25% नीचे ही है। तो इस समय में जब आईटी पे अनिश्चितता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद मैनेजमेंट को लगता है इस वैल्यूएशन पे बायबैक करना ठीक रहेगा।
ओके तो ये इन्फी पे पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने समझी यतिन से, और स्टॉक बायबैक की खबरों के बाद डेज हाई पर शानदार रैली पूरे दिन ही हमें देखने को मिली। 4.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार, सेंटीमेंट में सुधार हुआ है, वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। अब जो कैश ने आएगा, एक्विजिशन होगा, उससे साथ ही EI पर भी अब कंपनी खर्च करेगी। तो तमाम खबरों के बीच इन्फोसिस डेज हाई पर। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। इंडिसेस फ्लैट फिलहाल तो कारोबार कर रहा है, लेकिन आप देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बार स्टॉक रखेंगे स्क्रीन पर। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में 6% से ज्यादा के उछाल के साथ आज आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कभी कभार ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये स्टॉक आज चल क्यों रहा है। डिटेल समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादा फैंसी में नहीं रहता है, लेकिन इसकी एनालिस्ट मीट हुई है और उसके बाद से हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ मुलाकात हुई जहाँ पर मैनेजमेंट ने अगले 5 साल का विजन सामने रखा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस के ऊपर ब्रोकरेज हाउस एंटिक ने रिपोर्ट निकाली है, टारगेट एंड में बताऊंगा। लेकिन एनालिस्ट मीट में अगर आप देखें तो 5 साल का जो रोड मैप बताया, इसमें FY30 तक जो लोन बुक है इसमें तकरीबन 25% CAGR कैगर ये यहां पर बताया गया है। और FY30 तक 1 लाख करोड़ के पार जो है लोन बुक, इसकी गाइडेंस यहां पर दी गई है। और खास बात है कि सिक्योर्ड लोन बुक पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन फिलहाल 46% है, इसे बढ़ाकर 65 to 70% कर देंगे। साथ में अगर आप देखें तो जो सिक्योर्ड लेंडिंग पर फोकस होगा, इससे फायदा ये कि असेट क्वालिटी स्थिर होगी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो कि हालांकि जो छोटे बैंक से NBFCs हैं बड़ा हेडेक बना हुआ है, फिलहाल के लिए 2.3 से 2.4% के आसपास है। FY30 तक इसकी गाइडेंस है कि तकरीबन 1 से लेकर 1.5%, ये यहां पर मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस दी गई है। जो कासा रेशियो है 24% से बढ़कर करीब करीब 35% अगले 5 साल में आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में एक्सपांशन के भी काफ़ी बढ़िया प्लान्स है, ऑलमोस्ट 400 नए ब्रांच खोलने का लक्ष्य है। अब अगर आप देखें तो इनका जो MFI पोर्टफोलियो है, जुलाई अगस्त यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला था। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस को कंफर्ट आ रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी है। कारण ये कि FY27 FY28 फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.9 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। और इसी के लिहाज से अगर आप देखें तो जो एंटिक का टारगेट है तकरीबन 73 रुपये का है, और इसके लिए स्टॉक में तेजी आ रही है। 73 के टारगेट्स ब्रोकरेजेस को वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप बात करें तो एक्सपेंशन के लिहाज से भी कंपनी अग्रसर होकर कर रही है कारोबार, इसलिए आज तेजी। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और CNBC आवाज की एजुकेशन पहल की बात करते हैं। फिर गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन की एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस होगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएगी। अभी आपके स्क्रीन पर QR कोड, उसको स्कैन करें, जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके CNBCTV18.com hindi.com CNBCTV18.com फ्यूचर ऑप्शन समिट इवेंट पर आप क्लिक करके सभी डिटेल्स देख सकते हैं। और हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट और ज़रूरी दवाओं पर GST घटाने का बड़ा पॉजिटिव असर होगा, और ये कहना है अपोलो हॉस्पिटल की MD सुनीता रेड्डी का। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 6 से 7 हज़ार करोड़ निवेश करें, 3500 नए बेड जोड़ेंगे। सुनीता रेड्डी के से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने, आप भी सुनिए। मैम, CNBC आवाज में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वुड यू सी द इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल GST रिफॉर्म्स, कितना असर पड़ेगा पूरे हेल्थ सेक्टर पे, खासतौर से हमारे कंज्यूमर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कितना असर पड़ेगा उनको? So definitely there is a good impact on the healthcare sector in terms of creating access to healthcare.
The first is to look at, the fact that GST has been removed from insurance. So I believe that, the penetration of insurance will increase dramatically, and people will have access to good healthcare facilities. If you look at healthcare per se, there will be some saving, because the main problem with healthcare is that we have no set off against the input taxes that we pay, and this is an issue that's not been resolved. However, cancer drugs have been made cheaper, there's no GST on cancer drugs, 5% on the rest of the medicines. There is benefit to consumables, which is good for us. It's low. GST has been lowered to about 11%. And more importantly, if you look at India needs 24 lakh new beds. 35% of the beds are actually in the government. Healthcare in India, 65% of it is private. So we need to incentivize the private sector to expand capacity. And some of the GST benefits that have come for infrastructure by reducing the cost of, bricks, cement, granite and marble should benefit the creation of more infrastructure and new hospitals. Ma'am, what is the expansion plan for the Apollo hospitals? How the things is going on the front of medical tourism and all these things, and the day-to-day operations of the hospital? So currently we are adding 1,500 beds in the next 2 years, 700 beds this year, 700 beds in the next year. Then there is a 18 months gap, and then again we'll add for the next 3 years 700 beds, 700 beds. So we do have a commitment to in a 5-year term of 6,000 crores and an addition of 3,500 beds. तो ये पूरी बातचीत सुन ली आपने। चलिए फिलहाल वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का, और फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।